नमस्कार, मैं डॉक्टर मलखान सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम एमए हिंदी ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत प्रेमाश्रम उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इसका शीर्षक होगा इस इकाई का किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमाश्रम। इस इकाई को पढ़ने के लिए हमने कुछ रूपरेखा बनाई है। कुछ बिंदुओं के अंतर्गत इस इकाई को पढ़ेंगे हम। पहले हम उद्देश्य बताएंगे, फिर इसके बाद प्रस्तावना बताएंगे, उसके बाद किसान जीवन का यथार्थ, उसके बाद शोषण के विरुद्ध संघर्ष, उसके बाद एक सारांश बताएंगे और थोड़ा सा आपको संदर्भ सूची बताएंगे। मित्रों, प्रेमाश्रम किसान जीवन पर केंद्रित उपन्यास है। प्रेमचंद को किसान जीवन की गहरी पहचान है। वे किसान जीवन के स्याह अंधेरे को उजागर करते हैं। वे किसानों की यथार्थ स्थिति से परिचित कराते हैं। इस इकाई में उद्देश्य के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं की पड़ताल करेंगे। पहला, भारतीय किसानों का यथार्थ क्या है, संघर्ष और उनके स्वप्न क्या हैं। दूसरे बिंदु में हम पढ़ेंगे शोषण करने वाले जमींदारों की वास्तविकता क्या है। और तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार किस तरह उजागर होता है। और चौथे बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि पूंजीवाद के आगमन के कारण बदलते आर्थिक सामाजिक संबंधों का विवेचन करेंगे। और इस इकाई के अंतर्गत जब हम बात कर रहे हैं कि किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में प्रेमाश्रम को कैसे देखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो मित्रों, प्रेमाश्रम किसान जीवन के यथार्थ से साक्षात कराने वाला पहला उपन्यास है। इसमें जमींदारों के निरंकुश दमन को झेलते और बेतहाशा गरीबी की चक्की में पिसते किसानों की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद व्यक्ति और समाज को समानता और स्वतंत्रता के सूत्रों में बांधना चाहते थे। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक सामाजिक आर्थिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है। प्रेमाश्रम का लेखन काल सामाजिक व राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल का काल था। एक तरह से यह एक संक्रांति का युग था। आज़ादी की लड़ाई में तेजी आने लगी थी और गांव की अर्थव्यवस्था में जमींदारों का शिकंजा कसने लगा था। फलतः बेगार, शोषण, भेदभाव, गरीबी, अन्याय, उत्पीड़न बढ़ने लगा था। इस प्रकार प्रेमाश्रम ग्रामीण जीवन की व्यथा कथा को प्रकट करने वाला पहला उपन्यास है। मित्रों, प्रेमचंद मूलतः किसान संवेदना के लेखक थे। वे अपने पाठकों की बाह पकड़कर उन्हें किसान जीवन की उन सच्चाइयों के बीच लाकर खड़ा कर देते हैं जिन्हें सामान्य रूप से देखना बड़ा मुश्किल है। इस प्रकार उनका लेखन किसान जीवन के उस अंधेरे से, उस स्याह यथार्थ से परिचित कराता है जो तत्कालीन युग में कोई और देख नहीं पा रहा था। प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम 1922 में लिखा गया। यह किसान जीवन का, मैंने जैसे बताया, कि पहला उपन्यास है। इसके पहले किसान जीवन पर आधारित उनकी कई कहानियां और लेख प्रकाशित हो चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक रचनाकार की रचना की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है। सवाल उठता है कि प्रेमाश्रम की पृष्ठभूमि क्या है। 1922 में प्रेमाश्रम उपन्यास आता है। उसके पहले प्रेमचंद की दो कहानियां जो किसान जीवन पर केंद्रित थीं, बलिदान और विध्वंस, आ चुकी होती हैं। बलिदान का रचनाकाल 1918 है और विध्वंस का रचनाकार 1921 है। बलिदान कहानी में आप देखेंगे कि जो उसका मुख्य पात्र गिरधारी है, वह जमींदारों का उत्पीड़न, जमींदारों का शोषण सहते सहते टूट जाता है, किंतु वह उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं कर पाता। वह आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। किंतु प्रेमचंद बलिदान कहानी 1918 की बलिदान कहानी से आगे बढ़कर जब प्रेमाश्रम तक पहुंचते हैं
तब तक स्थितियां बदल चुकी होती हैं। अब प्रेमचंद की कहानियों के पात्र सिर्फ घुट घुट कर नहीं जीते हैं, सिर्फ शोषण को अपना भाग मान करके उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, बल्कि अब वह अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने लगते हैं, उसका प्रतिकार करने लगते हैं, उसके विरुद्ध मुट्ठी तानकर खड़े हो जाते हैं। बलिदान और विध्वंस कहानी ये दोनों नजराना और बेगार प्रथा पर आधारित अत्यंत प्रभावशाली और मार्मिक कहानियां हैं। तो किसान संघर्षों के जीवंत चित्रण में प्रेमचंद को समाज में हो रहे आंदोलनों से भी बल मिला। यद्यपि उन्होंने अवध किसान आंदोलन के पूर्व लिखे गए अपने इस उपन्यास प्रेमाश्रम में किसानों के व्यापक संघर्ष को चित्रित किया है। यहां यह बताना जरूरी है कि प्रेमाश्रम की रचना से ठीक पहले चंपारण में किसान संघर्ष हुआ था और उसका प्रभाव इस रचना में आप देख सकते हैं। इसी रचना में आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और इस रचना में स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी के आंदोलन का भी असर दिखाई देता है। इसलिए यह रचना गोदान की तरह पूर्णतः यथार्थपरक नहीं है, यह यथार्थपरक होते हुए भी आदर्श से युक्त है। यानी इस रचना का अगर फलक हम समझें तो यह आदर्शोन्मुख यथार्थ वाली रचना है। सबसे बड़ी बात है कि इस रचना में जब प्रेमचंद भारतीय किसानों को सामने लाते हैं इस रचना के माध्यम से, तो क्या जरूरत थी? सवाल उठता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? वो बार बार चिंतित थे कि इस देश की 80% आबादी गांव में रहती है और गांव किसान जीवन का केंद्र है और इसलिए अगर उस गांव के किसानों की समस्याएं, उनके मुद्दे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सपनों में सम्मिलित नहीं होंगे तो यह भारत की आधी अधूरी आज़ादी होगी। इसलिए वो बार बार अपने आज़ादी के आंदोलन को उस मुख्य मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे जो गांव में है, गांव से संबंधित था, जो किसानों से संबंधित था। आप देखेंगे कि 1918 में उन्होंने अपना एक लेख लिखा, उसका नाम था पुराना जमाना नया जमाना। इस लेख में वो लिखते हैं कि हमारे देश का जो स्वाधीनता आंदोलन है उसमें सबसे आगे जमींदारों की भूमिका है, लेकिन इस वर्ग का इस देश के किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और ये आज़ादी मांगते हैं अपने फायदे के लिए। अंग्रेजों की जगह ये खुद लेना चाहते हैं। देश की 80% जनता के लिए कोई मांग नहीं है। इसलिए इस लेख में हम कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वह किसानों के लिए प्रस्ताव पारित करे। यानी 1918 के इस लेख तक कांग्रेस के एजेंडे में किसान नहीं थे और प्रेमचंद कांग्रेस से अनुरोध करते हैं कि वे किसानों की समस्याओं को अपने एजेंडे में सम्मिलित करें। वो आगे कहते हैं कि जब तक देश के 80% किसानों को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक देश आज़ाद नहीं कहलाएगा। भारत के 80% आदमी खेती करते हैं। राष्ट्र के हाथ में जो कुछ भी विभूति है, ऐश्वर्य या संपदा है, वह इन्हीं किसानों और मजदूरों की मेहनत का सदका है। लेकिन वही जो राष्ट्र के अन्नदाता हैं, पेट भर अन्न को तरसते हैं, जाड़े पाले में ठिठुरते हैं और मक्खियों की तरह मरते हैं। यह आगे चलकर 1932 में प्रेमचंद अपने एक लेख हतभागे किसान में ये लिखते हैं। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रेमचंद किसानों को लेकर कितना संवेदनशील और गंभीर थे। वो न केवल अपने समय के आज़ादी के आंदोलन में किसानों की समस्याओं को उनके एजेंडे में सम्मिलित करना चाहते थे, अपितु अपने देश के संपूर्ण बुद्धिजीवियों को जो एक स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे, एक नए राष्ट्र का सपना देख रहे थे, उस राष्ट्र के निर्माण में किसानों को ध्यान में रखकर परिकल्पना करने के लिए ध्यान आकर्षित कर रहे थे।
और इसमें वो सिर्फ एक ब्यौरा या एक लेख या एक सपाट कुछ भी ब्यौरा देकर के चुप नहीं बैठ जाते, बल्कि वो किसानों के उस जीवन का सजीव चित्रण अपनी रचनाओं में करते हैं और किसानों के उस जीवन को अपने महापुरुषों, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सामने रखते हैं कि देखिए किसानों की क्या दशा है, किसानों के जीवन की सच्चाई क्या है, उनके जीवन का यथार्थ क्या है। उन्हें उसके जीवन में बदलाव के बिना हम एक अच्छा राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। तो क्या स्थिति थी? प्रेमाश्रम में मुख्य रूप से दो स्थितियां थीं और उन दो स्थितियों के बीच में इसकी पूरी कथा आगे बढ़ती है। स्थिति, एक ओर दमनकारी जमींदार और उनका गिरोह और दूसरी तरफ असंगठित किसान। ये दो स्थितियां हैं, इन दो स्थितियों के बीच से ये पूरी कथा आगे बढ़ती है। अगर हम कुछ बिंदुओं में बात करें कि वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो इस उपन्यास में घटना के रूप में हमारे सामने आते हैं, या फिर कहें कि वे कौन से दृश्य हैं, वे कौन सी घटनाएं हैं जो किसान जीवन से हमें परिचित कराते हैं, तो इस प्रकार है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप देखेंगे कि खेतिहर समाज की करुण स्थितियों के विरुद्ध यह पहली प्रतिक्रिया थी प्रेमचंद की, जो उन्होंने प्रेमाश्रम उपन्यास के रूप में प्रेमाश्रम उपन्यास लिख करके उन्होंने खेतिहर समाज की उस करुण स्थितियों के विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इतना ही नहीं, अपने समय के उस यथार्थ से लोगों को परिचित कराया, उस यथार्थ को रचा, उस यथार्थ से आंखें नहीं मूंदी और इस यथार्थ में जो कुछ भी विसंगतिपूर्ण था, जो कुछ भी अन्यायपूर्ण था, जो कुछ भी अस्वीकार करने लायक था, जो कुछ भी शोषण करने के कारक थे, उन सब के विरुद्ध जो संघर्ष की स्थितियां बन रही थीं, उस संघर्ष को भी चित्रित करते हैं। सिर्फ यथार्थ और संघर्ष को चित्रित करके नहीं रह जाते, बल्कि इन दोनों स्थितियों के बीच में भावी विकास की संभावनाएं भी तलाशते हैं। और आप देखेंगे कि प्रेमाश्रम के बाद अवध के किसानों का आंदोलन आपके सामने है। इसमें गांव के मूल चरित्र को भी रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। क्या है गांव का मूल चरित्र? गांव के लोग उदार, सहयोगी, एकजुट, संगठित और भाईचारे के साथ रहते हैं। जब भी उनकी एकता खंडित होती है, उनके विरुद्ध जो उनका उत्पीड़न करने वाली दमनकारी ताकतें होती हैं, वो सिर उठाने लगती हैं। इस प्रेमाश्रम उपन्यास में भी आप देखिए कि इसकी कहानी में भी जब तक गांव के सारे लोग अलग अलग रहते हैं, एकजुट नहीं रहते हैं, असंगठित रहते हैं, तब तक उनकी सारी समस्याएं बढ़ती ही चली जाती हैं। जमींदारों का, करिंदों का उत्पीड़न बढ़ता ही चला जाता है। अंततः जब पूरा गांव एकजुट हो जाता है और करो या मरो की स्थिति में जमींदारों के उत्पीड़न के विरुद्ध संगठित होकर खड़ा हो जाता है, तो अंततः उसकी जीत होती है। तो उसका भी, उस गांव की उस मूल चरित्र का भी ध्यान आकर्षित करते हैं प्रेमचंद, जो इस हमारे गांवों की मूल विशेषता है। वास्तविक चेतना और संभावित चेतना, इन दोनों को अपने अंदर समाहित करने वाला ये उपन्यास है। जो वह उस समय की जो वास्तविक स्थिति थी, किस स्थिति में लोग जी रहे थे, उनकी सोच कैसी थी, उसको दर्ज करता है ये उपन्यास। और जो संभावित चेतना, जो आगे इन कहानियों से, इन संघर्षों से, इनकी टकराहट से जो आगे आने वाले लोगों के लिए एक पाठ निर्मित होता है, उस पाठ के भीतर जो एक संभावित चेतना विकसित होती है, उसका चित्रण भी प्रेमचंद बहुत अच्छे से करते हैं। हर सामाजिक तबके का चित्रण भी करते हैं। ये भी नहीं है कि इसमें प्रेमचंद किसान जीवन के किसी एक तबके का चित्रण करते हो, इसमें लगभग हर तबके को सम्मिलित करते हैं। इस तरह इसमें एक दृश्य और देखने को मिलता है कि व्यवस्था के भीतर से बदलाव।
इसमें आप देखेंगे कि किसान अपनी संपूर्ण स्थितियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार होते हैं, सजग होते हैं और करो या मरो की स्थिति में खड़े होते हैं, तैयार होते हैं। लेकिन जो जमींदार हैं, वो जो दमनकारी ताकतें हैं, उनका भी हृदय बदलता है। और ये जो हृदय परिवर्तन की बात है, ये आदर्श युक्त बात, वो गांधी जी के आंदोलन की भी छाप यहाँ दिखाई देती है। तो ये गांधी आंदोलन का प्रभाव भी यहाँ दिखाई देता है, जिसमें एक तरफ प्रभाशंकर जैसे जमींदार हैं, परंपरागत जमींदार, जो अपने किसानों से बेगार कराना नहीं बंद करते, बेगार जरूर कराते हैं, परंतु अगर कोई धूप में चलकर दूर से आया है तो उसे खाने के लिए भी पूछते हैं। वहीं पर एक क्रूर बेरहम जमींदार का चित्रण होता है, जिसे आप ज्ञान शंकर के नाम से जानते हैं। ज्ञान शंकर सिर्फ लाभ देखता है, हर हाल में लाभ देखता है, वो उसके अंदर कोई मानवीय संवेदना नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान किस स्थिति में जी रहे हैं, किसानों की दशा क्या है। ये दोनों रूप सामने लाते हैं और समाज को सहमत करके समाज के भीतर से जो सुधार की गुंजाइश होती है, प्रेमचंद उसे पकड़ते हैं। इसलिए प्रेमचंद बड़े लेखक बन जाते हैं कि प्रेमचंद किसी भी समस्या का समाधान बाहर से या ऊपर से नहीं थोपते, बल्कि वे समाज के भीतर से ही उन स्थितियों, उन विसंगतियों के विरुद्ध समाधान तलाशने की कोशिश करते हैं। अब इस कहानी में चाहे वो बेगार के खिलाफ संघर्ष हो, चाहे रसद के खिलाफ संघर्ष हो, चाहे लगान, इजाफा और बेदखली के खिलाफ संघर्ष हो, चाहे गांव के तालाब का पानी रोके जाने के खिलाफ संघर्ष हो, चाहे चरावर छीने जाने के खिलाफ संघर्ष हो, या अपनी इज्जत के लिए संघर्ष हो, कहने का तात्पर्य है कि पूरी किसान अस्मिता के लिए संघर्ष दिखाई देता है इस उपन्यास में। इसलिए इस उपन्यास को हम कह सकते हैं कि यह किसान जीवन की संपूर्ण सच्चाइयों को, उसके दुख सुख को, उसके जय पराजय को, उसके मान अपमान को, उसके स्वप्न को, उसके यथार्थ को, हर स्थिति को प्रकट करने वाला ये उपन्यास है। अंत में गांव जीतता है, क्योंकि इस उपन्यास का नायक कोई और नहीं, इस उपन्यास का गांव ही इस उपन्यास का नायक बन जाता है। यद्यपि इस उपन्यास में जो संघर्ष का गाढ़ा रंग या संघर्ष की जो धार है, तेजस्विता है, वो हमको आपको मनोहर और बलराज के रूप में दिखाई देती है। एक युवक बलराज है जो इन स्थितियों को कहीं भी बर्दाश्त नहीं करता है। प्रेमचंद बड़े ही तार्किक तरीके से पहले यथार्थ स्थितियों को रचते हैं, फिर उसके समाधान के लिए वो उसके विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार करते हैं अपने पात्रों को। इनके पात्र अपने युग के बोझ को ढोने वाले पात्र नहीं हैं, बल्कि प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र अपने युग की विसंगतियों के विरुद्ध टकराने वाले, संघर्ष करने वाले, जूझने वाले जुझारू पात्र हैं। आप देखेंगे कि भारतीय किसानों की उस समय जैसी दयनीय दशा थी, प्रेमचंद कहते हैं कि उसे कोई शब्दों में अंकित नहीं कर सकता। उनकी दुर्दशा को वो स्वयं जानते हैं या उनका भगवान जानता है। प्रेमचंद किसान जीवन पर केंद्रित अपने इस उपन्यास में इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि जब तक जमींदारी व्यवस्था रहेगी, तब तक सामाजिक व्यवस्था में कोई ठोस फर्क नहीं आ पाएगा, कोई ठोस बदलाव नहीं हो पाएगा। इसलिए वो मानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा किसानों के रक्त पर अवलंबित है, यह किसानों के पैरों की बेड़ियां हैं। प्रेमचंद जमींदारों के अमानवीय चरित्र का सजीव चित्रण करते हैं। प्रेमचंद उन्हें अंग्रेजों के दलाल से ज्यादा कुछ नहीं समझते। सरकार को देश में एक ऐसे जत्थे की जरूरत थी जो प्रजा में उसकी हुकूमत जमाने में सहायक हो
और ये जमींदार अंग्रेजों की सत्ता को मजबूत करने वाले सहायक तत्व थे। ये जमींदार अंग्रेजों को खुश करने के लिए रैयत पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। प्रेमचंद पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने जमींदारी प्रथा का विरोध किया और उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि किसान और सरकार के बीच में यह तीसरा वर्ग यानी जमींदार क्यों है। प्रेमचंद किसानों को जातियों या धर्मों में बांटकर नहीं देखते, बल्कि वे किसानों को एक वर्ग के रूप में देखते हैं, किसान वर्ग के रूप में। इस रूप में देखने पर ही किसानों का हित तब भी था और आज भी है। किसानों की एकता ही उनकी ताकत है। किसान समस्या का समाधान संगठित होकर ही निकाला जा सकता है। और आप देखेंगे कि प्रेम आश्रम में जब पूरा गांव संगठित हो जाता है, एकजुट हो जाता है, तो जमींदारों के सारे षड्यंत्र, उनके पैसों की सारी हनक गायब हो जाती है। अंततोगत्वा ग्रामीणों की जीत होती है, गांव की जीत होती है, गांव की एकता की जीत होती है, उनके सांगठनिक ताकत की जीत होती है। प्रेमाश्रम में किसानों पर हो रहे जुल्म और उनके विरुद्ध किसानों के संघर्ष दोनों का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। यानी एक तरफ जमींदार किस तरह जुल्म कर रहे थे उसका मार्मिक चित्रण भी है, और किस तरह उस जुल्म के विरुद्ध पूरे किसान संगठित होकर के लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उसका भी चित्रण मिलता है। किसानों की दयनीय स्थिति को समाप्त करने का एक ही मार्ग दिख पड़ता है, विद्रोह का मार्ग। प्रेमचंद जान चुके थे कि अत्याचारी जमींदार रास्ते पर आने वाले नहीं हैं। प्रेमाश्रम में गर्मी के मौसम में करिंदा गौस खान तालाब का पानी रोक देता है। गांव वाले इसका विरोध करते हैं। बात बढ़ती देखकर कादिर वहां से हटने लगता है, तो कभी जमींदार का आदमी रह चुका सुक्खू चौधरी उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, कहां जाते हो कादिर भैया? जब तक यहां कोई निपटारा ना हो जाए तुम जाने ना पाओगे। जब जा बेजा हर एक मामले में इसी तरह दबना है तो गांव के सरगना काहे बनते हो? कादिर वो कहता है, तो क्या कहते हो लाठी चलाऊं? सुखू कहता है, और लाठी किस दिन के लिए है? इन संवादों में आप देखेंगे कि कितनी सहजता है और कितना उमंग है, कितना जोश है अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का। किसानों की बदतर स्थिति के बावजूद सकारात्मक बात यह थी कि प्रेमचंद के किसान अपने हक के प्रति सजग होने लगे थे। मैंने आपको बताया कि ये किसान 1918 में बलिदान कहानी में इतने सजग नहीं थे, इतने मुखर नहीं थे, पर अब प्रेमाश्रम तक आते आते ये मुखर हो गए और ये अब विद्रोह करने लगे। प्रेमाश्रम में बलराज कहता है, इस कहानी, इस उपन्यास का सबसे क्रांतिकारी पात्र है बलराज। वो कहता है कि जब से दुनिया का थोड़ा बहुत हाल जानने लगा हूं, मुझसे अन्याय नहीं देखा जाता। जब किसी जबरे को किसी गरीब का गला दबाते हुए देखता हूं तो मेरे बदन में आग सी लग जाती है। एक अन्य स्थल पर बलराज कहता है कि जमींदार कोई बादशाह नहीं है कि चाहे जितनी जबरदस्ती करे और हम मुंह न खोलें। इस जमाने में बादशाहों का भी इतना अख्तियार नहीं, जमींदार किस गिनती में है। यानी पहली बार जमींदारों के विरुद्ध इतना खुलकर विद्रोही स्वर सुनने को मिल रहा है। किसानों की दयनीय स्थिति के विरुद्ध कादिर जैसा सहिष्णु व्यक्ति भी विद्रोही हो जाता है। वो कहता है, हम भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं और एक दिन इसी में समा जाएंगे, फिर यह चोट क्यों सहें। ये है प्रेमचंद के
समय के बदले हुए किसान। यानी मैंने आपको दो चीजें बताया, एक जमींदारों के उत्पीड़न का यथार्थ, उनके जुल्म की सच्चाई और किसान जीवन की दयनीय स्थिति, और दूसरा उन स्थितियों के विरुद्ध संघर्ष। और संघर्ष टुकड़े टुकड़े में नहीं, एकजुट होकर, संगठित होकर। आप जानते हैं कि गांव भारतीय संस्कृति के मूल प्रतीक हैं। प्रेमचंद गांव जहान के लेखक हैं। प्रेमचंद के गांव अपने पाठकों से जिरह करते हैं, संवाद करते हैं। वे घटनाओं, दृश्यों को थोपते नहीं हैं, बल्कि घटनाओं और दृश्यों के बीच जो जीवन है, उसकी सजीवता, उसकी गतिशीलता, उसकी संघर्षशीलता, उसकी जीवटता से परिचित कराते हैं। वे गांव की यात्रा कराने वाले या गांव का मोहक दृश्य दिखाने वाले या कहें अनुरंजन करने वाले लेखक नहीं हैं। वे यथार्थ की जमीन में खड़े होकर भविष्य की संभावनाएं तलाशने वाले लेखक हैं। इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो सिर्फ एक कथा नहीं रचते हैं, वो सिर्फ एक स्थिति नहीं रचते हैं, वो सिर्फ एक स्थिति से आपको परिचित नहीं कराते हैं, बल्कि उन स्थितियों को कैसे बदला जाए इसकी संभावनाओं की तलाश भी करते हैं। यानी भविष्य की संभावनाएं तलाशने वाले लेखक हैं। इसलिए वे अपनी रचना गांव के मुहावरे में करते हैं। गांव के मुहावरे में गांव की अस्मिता को तलाशने वाले, चित्रित करने वाले, रेखांकित करने वाले लेखक हैं प्रेमचंद। हर कोई जानता है कि प्रेमचंद किसान जीवन के हर कोने से परिचित थे। किसानों के संपर्क में आने वाली शोषण की जंगी मशीन के हर कलपुर्जे से वाकिफ थे, ऐसा रामविलास जी कहते हैं। रामविलास जी का ये कथन है कि हर कोई जानता है कि प्रेमचंद किसान जीवन के हर कोने से परिचित थे। किसानों के संपर्क में आने वाली शोषण की जंगी मशीन के हर कलपुर्जे से वाकिफ थे। यही कारण है कि प्रेमचंद जब किसान जीवन पर आधारित रचना रचते हैं तो वह इतनी संवेदनशील और इतनी मार्मिक बन पड़ती है, इतनी सजीव और इतनी वास्तविक बन जाती है कि जो भी उसे पढ़ता है वह द्रवित हो जाता है, जो भी पढ़ता है उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। इसलिए कि प्रेमचंद अपने लेखन के माध्यम से किसानों के पक्ष में बौद्धिक समाज को सहमत बनाने वाले लेखक हैं। इस तरह यह हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद प्रेमाश्रम के माध्यम से तत्कालीन समय में किसानों की जो वास्तविक स्थिति थी, उनकी जो दुर्दशा थी, उनके ऊपर जो जमींदारों का उत्पीड़न था, जो जुल्म था प्रशासन का, उसका यथार्थ चित्रण करते हैं और उस जुल्म और अन्याय के विरुद्ध वे, उनके पात्र किस तरह से संघर्ष करते हैं, किस तरह से प्रतिकार करते हैं, इसका वो बखूबी चित्रण करते हैं। और इन संघर्ष, इन यथार्थ और संघर्ष की स्थितियों के बीच से वे किस तरह से भविष्य की संभावनाएं यानी किसान जीवन की समस्याओं का समाधान तलाशते हैं, ये मुख्य प्रतिपाद्य है इस प्रेमाश्रम उपन्यास का। अगले इकाई में हम इससे संबंधित अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। इससे संबंधित अगर मैं संदर्भ ग्रंथों की चर्चा कर दूं तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। प्रेमाश्रम प्रेमचंद का उपन्यास है, 1922 में लिखा गया है। आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो सारी स्थितियों से परिचित हो जाएंगे। दूसरा, इस संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद। इसके लेखक हैं वीर भारत तलवार। और एक और किताब है प्रेमचंद किसान जीवन संबंधित कहानियाँ। ये संकलित है और इसके संपादक हैं रविंद्र कालिया। प्रेमचंद
और किसान प्रोफेसर राम बख्श जी की किताब है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। प्रेमचंद और भारतीय समाज नामवर सिंह की किताब है। और गवेषणा का अंक जो 100वां अंक निकला था केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से, जिसका शीर्षक था नए दौर में प्रेमचंद, यह एक संग्रहणीय अंक है। इसे भी पढ़ा जा सकता है प्रेमचंद को समझने के लिए। इसके संपादक थे प्रोफेसर मोहन। तो नमस्कार, धन्यवाद।